सऊदी अरब ने तुर्की से बने बायरक्टार अकिंची ड्रोन्स खरीदने का समझौता किया है, जो देश की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। यह केवल एक हथियार सौदा नहीं, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय निर्माण और संयुक्त उत्पादन की संभावनाएं भी शामिल हैं। यह रणनीतिक समझौता 2026 तक स्थानीय रूप से ड्रोन्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अकिंची एक दीर्घ दूरी तक सटीक हमला करने वाला ड्रोन है, जिसे तुर्की की कंपनी बायकार टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसकी पेलोड क्षमता 1350 किलोग्राम, जबकि इसकी रेंज 7500 किलोमीटर है। 25 घंटे तक ये उड़ान ड्रोन भर सकता है। ये एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भी है। इस ड्रोन्स की तकनीकी क्षमता सऊदी अरब को न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा में मदद करेगी, बल्कि दूर बैठे दुश्मनों के ठिकानों पर भी नजर रखने और हमला करने की शक्ति देगी। सऊदी अरब के लिए यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों से खतरा लगातार बना हुआ है। अकिंची ड्रोन्स के जरिए ये रियाद अब हूती मिसाइल हमलों को रोकने की बेहतर क्षमता प्राप्त कर सकेगा। ये ड्रोन्स ईरान के मिसाइल स्थलों, ड्रोन्स बेसों और सप्लाई रूट्स पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर प्रहार करने की शक्ति रखता है। इससे ईरान की रणनीतिक गहराई को चुनौती दी जा सकती है। अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए सऊदी अरब अब तुर्की, चीन और यूरोपीय देशों के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी को लेकर हालिया संदेहों के बीच यह डील एक विकल्प के रूप में देखी जा रही है। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अकिंची ड्रोन्स का स्थानीय असेंबली प्लांट सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। इससे न केवल देश के तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही साथ भविष्य में सऊदी अरब इन ड्रोन्स का निर्यात भी कर सकता है। यह डील केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनयिक दृष्टिकोण से भी अहम है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच ये समझौता सालों की खटास के बाद यह समझौता आपसी विश्वास को पुनः स्थापित करता है। सऊदी अरब का यह कदम उसे ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के सामने एक प्रभावशाली सैन्य ताकत के रूप में स्थापित कर सकता है। अकिंची जैसे ड्रोन्स के आने से क्षेत्र में मानव रहित युद्ध प्रणाली का युग और भी तेजी से बढ़ेगा। अकिंची ड्रोन्स की खरीद सऊदी अरब के लिए सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक निर्णय है। इससे न केवल देश की सुरक्षा क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि यह समझौता सऊदी अरब को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर अग्रसर करेगा। आने वाले सालों में यह डील मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को एक नया रूप भी दे सकती है। जैसे जैसे गाजा में संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशें तेज हो रही हैं, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता जा रहा है। खबर है कि अब यमन के हूती विद्रोहियों ने एक डच कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक कर दिया है। इस जहाज पर एक हफ्ते में ये दूसरा बड़ा हमला है। हैरानी की बात तो यह है कि यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर गाजा के लिए एक नई शांति योजना का प्रस्ताव रखा है। तस्वीरों में दिख रहा ये गोल्फ ऑफ एडन का इलाका है और यह है डच कार्गो शिप, जिसे एक हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस जहाज पर मिसाइल दागी और वजह बताई गाजा में हो रहे कथित इजरायली हमलों के खिलाफ एकजुटता। ईरानी समर्थित हूती विद्रोही लंबे समय से रेड सी और आसपास के जल क्षेत्रों में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनका मकसद खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित करना और इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाना है। और ये एक्सपर्ट्स का मानना है इन हमलों को लेकर इस प्रकार के हमले केवल सैन्य या धार्मिक संघर्ष नहीं है, बल्कि समुद्री व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के खिलाफ रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत एकजुट कार्रवाई करनी होगी।
लेकिन जैसे जैसे हूती हमले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वैश्विक व्यापार पर खतरा मंडरा रहा है। तेल, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर इसका सीधा सीधा असर भी पड़ सकता है और यही वजह है कि ट्रंप नेतन्याहू की शांति योजना, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया बल्कि यह एक वैश्विक प्राथमिकता बन चुका है। तो गाजा में शांति की उम्मीद के बीच रेड सी के बढ़ते खतरे ने एक और मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब देखना यही होगा क्या ये शांति योजना वाकई जमीनी हकीकत में बदल पाएगी या फिर समुद्र से उठता हुआ ये धुआं और भी बड़ा तूफान लेकर आएगा। लेकिन जिस तरह से हूतियों ने ये हमला किया है उससे एक नया युद्ध छिड़ने का खतरा आपको बता दें मंडराने लगा है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें जिस तरीके का ट्रंप एक शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं वो अब हमास के ऊपर निर्भर करता है, हमास उसे मानता है या फिर नहीं। और तो और ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर हमास इस प्रस्ताव को नहीं मानता है और इसी पीछे गाजा पर इजराइल की तरफ से हमला होता है तो फिर उसका समर्थन अब अमेरिका भी करेगा। ट्रंप ने साफ साफ ये हमास को चेतावनी दे डाली है। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर पर हमला किया था। इस हमले में 5 लोग मारे गए थे। इस हमले को लेकर इजराइल का साफ साफ कहना था कि हमास को निशाना बनाकर उसने ये हमला किया था। हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल ने कतर को दोबारा इस तरह का हमला करने की धमकी भी दी थी और तो और नेतन्याहू ने कई और मुस्लिम देशों को भी धमकी दी थी कि इस तरह के हमले कतर पर हुए हैं उस तरह के हमले उन मुस्लिम देशों पर भी हो सकते हैं। कतर पर हुए हमले के बाद तमाम मुस्लिम देश एकजुट हो गए थे और उन्होंने इजराइल से इस हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। लेकिन कहते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। ऐसा हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया भर के मुस्लिम देशों को धमकाने वाले नेतन्याहू को अब झुकना पड़ गया है। खबर है कि ट्रंप ने इस मामले में दखल देते हुए कतर और इजराइल के बीच वार्ता करवाई है और इस दौरान नेतन्याहू ने कतर से माफी भी मांगी है। खबर यह है कि सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से औपचारिक माफी मांगी। नेतन्याहू ने माफी दोहा में हाल ही में हुए एयर स्ट्राइक के लिए मांगी है जिसमें कतर के नागरिकों को निशाना बनाया गया था। इस कदम को इजराइल और हमास के बीच वार्ता फिर से शुरू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तीनों नेताओं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई। इस दौरान 3 तरफा कॉल में नेतन्याहू ने हमले को गलती मानते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में इजराइल फोर्स कतरी क्षेत्र पर हमला नहीं करेगी। कतर के अधिकारियों ने बताया कि शेख मोहम्मद ने कहा कि कतर की संप्रभुता और नागरिक जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमले के समय दोहा के कतर इलाके में हमास के वार्ता प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद थे। व्हाइट हाउस में भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया था कि नेतन्याहू ने हमले में एक कतर के सुरक्षा अधिकारी की मौत पर खेद व्यक्त किया और इसे अनजाने में हुआ हादसा बताया था। तीनों नेताओं ने अमेरिका के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जिसमें गाजा में युद्ध को समाप्त करने और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उपाय शामिल थे। 9 सितंबर को हुए एयर स्ट्राइक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अरब दुनिया में गहरा विरोध पैदा किया था। इस माफी को मिडिल ईस्ट में उपजे तनाव को कम करने और वार्ता की संभावना बढ़ाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में 9 सितंबर 2025 को हवाई हमला किया था। हमले का लक्ष्य हमास के राजनीतिक नेतृत्व का मुख्यालय था। घटना के समय हमास के शीर्ष नेता गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि ये हमला यरूशलेम में हुए हमले का जवाब था। इजरायली हमले में कतर के एक आंतरिक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी जबकि हमास का नेता सुरक्षित बच निकले थे। कतर ने इस हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई थी।
इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था और कतर ने इजरायल के खिलाफ कड़े रुख की चेतावनी और युद्ध की चेतावनी दी थी। लेकिन अब सब शांत होता दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से नेतन्याहू झुके हैं और उन्होंने कतर के पीएम और कतर से माफी मांगी है, उससे माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में भी शांति बहाल फिर से हो सकती है। फिलहाल देखना होगा आगे क्या कुछ अब होने वाला है, जिस तरीके से नेतन्याहू अब मुस्लिम देशों के आगे झुके हैं।